Hello friends. So today's question is, are you ignoring ethics? एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि वेटेज रखता है 250 मार्क्स का। 250 मार्क्स कितने होते हैं ये समझने के लिए हम देखते हैं कि पेपर 2 और पेपर 3 में जो पॉलिटी और इकोनॉमी का पोर्शन है वो वन थर्ड है तकरीबन। अगर हम उसका वैल्यूएशन करें तो वो 100 नंबर के आसपास मैक्सिमम बैठ पाएगा। तो 200 नंबर मिला करके वो दो सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत समय लेते हैं या फिर आप लोग उसमें बहुत सारा समय डिवोट करते हैं। ऑन द कंट्ररी एथिक्स में आप बहुत कम समय देते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इन दोनों को मिलाकर के जो वेटेज है उससे ज्यादा 250 मार्क्स का पूरा एक एथिक्स है। ऐसा आप यूजुअली क्यों कर रहे हैं? इसके कुछ कारण है। क्योंकि आप जब सिलेबस को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कुछ टर्म्स हैं जिनको मैं वैसे ही लिख दूंगा, या फिर कुछ लोग सोचते हैं मैं तो वैसे ही बहुत एथिकल आदमी हूँ, मैं बहुत इंटेग्रिटी मेरी बहुत हाई है, आई एम अ मैन ऑफ करेक्टर, तो इसलिए आप लोग तो ऐसे ही जा करके लिख देंगे। तो ये जो आपके जो फंडे हैं ये यूजुअली क्या होता है, पेपर में जाते जाते आप उतार नहीं पाते उन चीज़ों को, आप लिख नहीं पाते और उतना टेंजिबल आपके वर्ड्स नहीं होते, उतनी टर्मिनोलॉजी को आप यूज़ नहीं कर पाते, बहुत ही जेनरिक आंसर लिख देते हैं। कई बार एग्जाम्पल्स भी वो वाले कोट नहीं कर पाते जो कि यूजुअली होने चाहिए, और या फिर आपको थोड़ा और सोचने का मौका मिलता है या फिर आपने पहले से प्रिपेयर करा होता तो आपको याद आ पाते। तो इसलिए आपको हमेशा अपनी जो रीडिंग है एथिक्स की उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना है और उसको भी उतना ही एडिक्वेट टाइम देना है, क्योंकि देखिए नंबरों का गेम है। इट बॉइल्स डाउन टू द सिंपल फैक्ट कि आपको यूपीएससी में कितने नंबर इससे निकलेंगे। और भरोसा रखिए, अगर एथिक्स में आप इनपुट देते हैं, अच्छे से आप इनपुट देते हैं, तो आपको मार्क्स गेन बहुत अच्छा हो सकता है। हो सकता है आपके 75-80 मार्क्स भी आ जाए और हो सकता है आपके 140 मार्क्स भी आ जाए। डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम बात करें अप्रोच की, तो जो आपका आंसर का टोन होना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक, क्वेश्चन स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसे ना हो कि आप बस जो पढ़ कर आए हैं या जो सोच कर आए हैं वो आप लिखने लग गए। अगर उसने पूछा है कि एप्टीट्यूड कितना रेलेवेंट है इन ब्यूरोक्रेसी, तो आपके पास एप्टीट्यूड या जो इसका स्पेसिफिक क्वेश्चन का डिमांड है उसको आपको फुलफिल सीधे सीधे ही करना है। और उसने अगर रेलेवेंस पूछा है तो आप एप्टीट्यूड का रेलेवेंस बताने लगे, रादर देन आप उसका जो जनरल आप बेनिफिट्स पढ़ के आए हैं या आपने कहीं किसी किताब से जो जनरल फ्रेमवर्क पढ़ा है वो आप लिखने लग गए। नहीं, टोन स्पेसिफिक होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। और जो सब्सटेंस है और जो कंटेंट आप दे रहे हैं उसमें वो बहुत एनरिच्ड होना चाहिए। अब यूजुअली क्या होता है, आप एक आध स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेते हैं और खत्म हो जाती है बात। नहीं, मेरे हिसाब से आप उसमें ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पढ़ें। इज नॉट अबाउट रीडिंग बुक्स ओनली, बट कंटेंट एनरिचमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज, सिलेबस में दिया गया हर एक शब्द आपका डिफाइंड होना चाहिए इन अ वेरी लूसिड मैनर। अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, तो आपके पास एकदम क्लियर कट एक डेफिनेशन होनी चाहिए, तो 2 लाइन्स की हो और उसके 4 डायमेंशन जो शायद गोल्डमैन ने दिए हैं वो, या फिर जो भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो आपके दिमाग में एकदम क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, पहली चीज। और अगर आप जो डिफाइंड टर्म है वो आपको याद नहीं है तो वहां पर आप आधी कचरी सी एक डेफिनेशन लिख देंगे, एक वहीं पर आधी पकी सी एक डेफिनेशन होगी जो कि सुनने में और पढ़ने में उतनी अपीलिंग नहीं लगेगी जो कि एक पहले से प्रिपेयर्ड लैंग्वेज वाली जो डेफिनेशन होगी वो लगेगी। तो इसलिए आप अपने वर्ड्स को बहुत ही सही से इस्तेमाल करें। दूसरी चीज, अगर हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि हमें बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट पूछ लेता है, तो हमें उसमें कंसाइज और प्रिसाइज मैनर में लिखना होगा। तो कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी करना है जो कि एक ही शब्द कई सारे शब्दों का मिलाकर हो। जैसे टर्म्स की बात करें तो अगर आप ऑनेस्टी वर्ड का यूज करते हैं तो आप इंटेग्रिटी का यूज करें रादर देन ऑनेस्टी, क्योंकि ऑनेस्टी इज अ लार्जर एस्पेक्ट, ब्रॉडर एस्पेक्ट। किसी तरीके से अगर आप कहीं पर करेज या बोल्डनेस का वर्ड यूज करना है या फिर कहीं पर उस टाइप की सिचुएशन आ रही है जहां पर एक वर्ड आपको चाहिए जो कि बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाए आपकी उस एक्सप्रेशन को, तो आप करेज और बोल्डनेस की जगह फॉर्टिट्यूड यूज कर सकते हैं, जो कि और भी एस्पेक्ट्स यूज करता है। देख लीजिएगा, कॉन्टेक्चुअली फिट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बस क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आप लिखा है। दूसरी चीज, मतलब इसी में तीसरा पॉइंट है कि अगर गांधी जी, अंबेडकर, इस टाइप की ग्रेट पर्सनालिटीज के लाइफ इंस्टेंसेस ब्रीफ में भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है इनकी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ या फिर इनकी जो बायोग्राफी है वो सब आप पढ़ने बैठ जाएं, जरूरी नहीं है। उनकी प्रिसाइज इंस्टांसेस कहीं पर भी आपको मिले, जैसे एआरसी में कुछ कुछ मेंशन्ड है, या फिर अगर आप ऐसे डालेंगे गूगल पे के समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, जो भी आपको इनकी फेमस हो, या फेमस इंस्टांसेस ऑफ हिज लाइफ जहां पर कि उन्होंने अपना एथिकल बिहेवियर शो करा हो, वो आपको इंस्टेंसेस याद रहें और उसको आप कॉन्टेक्चुअली यूज कर सकें, तो आपका मार्क्स का काफी एनरिचमेंट होगा। जैसे गांधी जी का अगर माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में कहीं पर भी
ट्रुथ का कोई एग्जांपल है, तो जब भी सिचुएशन आए ट्रुथफुलनेस या अपराइटनेस के लिए, तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे उन्होंने शायद अपनी वाइफ से, कस्तूरबा गांधी जी से लड़ाई कर ली थी कि उन्होंने कहा था कि मैं जो अपना जो डेफिकेशन जहाँ पर करते हैं पॉटी को खुद ही साफ नहीं करूंगी, तो उस पर शायद उनकी लड़ाई हुई थी। देयर इज इंस्टेंस। तो फॉर बीइंग सेल्फ रिलायंट और फॉर बीइंग अपराइट, he not only he imposed rules on himself but also his family in the similar manner and also at the people in general। तो इस टाइप के कुछ इंस्टांसेस हैं जो आप कोट कर सकते हैं जहां पर भी बात आए कि अपना काम खुद करना चाहिए या फिर आपको कम से कम डिपेंडेंसी रखनी चाहिए, बीइंग अ सिविल सर्वेंट ऑल्सो, अपने स्टाफ पे, अपने उस। अच्छा, उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ कोटेशंस, चौथा पॉइंट है कि अगर आप कोई भी कोटेशन वगैरह, यूजुअली 2 कोटेशन वो पूछ लेते थे एग्जाम्स में कि इनका आप एक्सप्लेन कर दें किसी भी फेमस आदमी की, लेकिन आप इन जनरल भी कुछ कुछ कोटेशंस याद रखें। जैसे एजुकेशन पे एरिस्टोटल ने बहुत अच्छा बोला है, या बुद्धा ने जो है ट्रुथफुलनेस पे या ब्राइटनेस पे बोला है, या फिर गांधी जी ने ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के बारे में बोला है। तो ये कोटेशंस कुछ कुछ जो हैं वो आपके जहन में होनी चाहिए, जहां पर फिट बैठे, जहां पर कॉन्टेक्चुअली सही बैठे, वहां पर आप डाल दें उन्हें। इसके बाद में आप पर्सनल लाइफ से अपनी, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके पर्सनलाइज्ड एग्जाम्पल्स होंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो हो सकता है आप कभी छोटे रहे हों या कॉलेज वॉलेज में रहे हों और उस दौरान में आपने अपने घर की कोई समस्या को इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू सॉल्व करा हो, जो कि कॉन्टेक्चुअली भी फिट हो रहा हो। इस टाइप के एग्जाम्पल्स आप हर एक क्वेश्चन में बना लें। जैसे आपने एटीट्यूड कुछ ऐसा रखा हो जहां पर कि आपका बेनिफिट हुआ हो, या फिर आपने एथिकल एटीट्यूड रखा, उसकी वजह से आपको एक पर्टिकुलर रिजल्ट मिला, या फिर रख करके आपको सेटिस्फेक्शन मिला, या फिर आपका कॉन्शियस खुश हुआ। इस टाइप की जो चीजें हैं ये आप पहले से कॉन्टेक्स्ट में डाल के रखें, क्वेश्चन में सिलेबस वाइज तोड़ लें और उसमें अपने अपने पर्सनल लाइफ के एग्जांपल्स जहां जहां हो सकते हैं वहां डाल दें। उसके बाद आ जाता है अगर आप एक्सपैंड और प्रिसाइज। देखिए, आपको सिचुएशनली कभी भी ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जहां पर आपको बहुत एक्सपैंड करना पड़े एक ही टॉपिक को, एक छोटी से टॉपिक को, और ये भी हो सकता है कि एक बहुत बड़े टॉपिक को छोटे से शब्दों में ही लिखना पड़े। तो आपके पास दोनों टेक्निक हमेशा होनी चाहिए। और इग्नोर करने का एथिक्स को कोई इसलिए भी मतलब नहीं बनता है क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट 250 मार्क्स, बट नाउ इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट बाय सीइंग द वे यूपीएससी इज आस्किंग एसेज नाउ, तो इट इज एब्सोल्युटली लॉजिकल टू गिव अ गुड रीड ऑफ एथिक्स, क्योंकि फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ एसेज आ रहे हैं जहाँ पर आपका एथिक्स का नॉलेज, जहाँ पर आपकी ये सारी जो नॉलेज है ये बहुत अच्छे से यूज हो पाए। तो इसीलिए एथिक्स को इग्नोर ना करें और अच्छे से इसको उतना ही वेटेज और उतना ही टाइम दें जितने इसका मार्क्स हैं, और जितना ही आपके सिलेक्शन में इम्प्रूवमेंट या सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा देगा। एथिक्स को पढ़ें।